अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे जुनून तेरे इश्क का, जिसकी राइटर हैं कायनात इजाज। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। दानिश ने वो तेल रात में अपनी टांग पर लगाया जैसे इस बूढ़ी औरत ने बताया था, लेकिन आधी रात में टांग में उठने वाले नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की वजह से वो उठकर ना चाहते हुए भी चीखने लगा, जबकि दूसरी तरफ हमजा इस बूढ़ी औरत को कोसने लगा, जिसकी वजह से इसका दोस्त तकलीफ से पागल हो रहा था। कुछ ही लम्हों में सबके सब घर वाले इसके कमरे में मौजूद थे। दानिश को ऐसी मुसीबत अजियत में देखकर असफरा की आंखें नम होने लगी, जो अपने दर्द को दबाने के लिए सख्ती से अपने लब दांतों की मदद से जकड़े हुए था। कुछ देर बाद जब दर्द में थोड़ी कमी आई तो इसने सबको बार बार कहा कि वो लोग जाकर अब आराम करें। इसकी बात मानते हुए कुछ पल वहां मजीद रुककर वो सब चले गए। अगले दिन असफरा सुबह सुबह बाहर आई तो पोर्च में इसने दानिश को बहुत खुश देखा, तो वो छोटे छोटे कदम उठाती इसकी तरफ बढ़ गई। आज कोई बहुत जल्दी उठ गया है, कोई सीक्रेट? जहां तक मुझे पता है तुम सुबह सुबह उठने वालों में से तो नहीं हो। असफरा ने जाकर इसके बराबर खड़े होते हुए पूछा। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, दानिश ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा, तो खुशी से असफरा की आंखें चमकने लगी। अब दर्द कैसा है? असफरा ने इसकी नीली आंखों में देखते हुए पूछा। दर्द अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये वजह है इस खुशी की? असफरा ने सीढ़ियों पर बैठते हुए पूछा। हाँ भी और नहीं भी। मैं खुश हूँ असफरा, तुमने मुझे मनाया इस हीलर के पास जाने के लिए। इसकी बात पर असफरा ने फौरी तवज्जो इसकी तारीफ की। जो हुआ इसकी वजह से मेरी टांग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी परी। मुझे अपनी टांग महसूस ही नहीं होती थी, जिस वजह से दिल में घुटन उठती थी और मैंने डॉक्टर की बात पर आसानी से हार मान ली थी। मगर आखिरी रात मुख्तलिफ थी। मैंने अपनी टांग में वही दर्द महसूस किया जो तब उठा था जब इसने इस पर कुल्हाड़ी मारी थी। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था दर्द भी खुशी की वजह बन सकता है। इस दर्द की वजह से ही मुझे अपनी टांग वापिस से महसूस हुई है, और वो हीलर भी जो कहेगी मैं इसकी बात जरूर मानूंगा, क्योंकि इसके पास हुनर है। वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर असफरा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। मुझे भी शिद्दत से इंतजार है जब तुम वापस से चलोगे और फुटबॉल खेलोगे। वो इसके चेहरे की जानिब देखते हुए सोचने लगी। बाकी का सारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। अब्दुल जब्बार साहब ने हमजा के साथ मिलकर दरख्तों की कटाई की और नए पौधे लगाए, जबकि मलिहा बेगम ने रानिया और असफरा के साथ मिलकर खाना बनाया। और दूसरी तरफ दानिश ने फुटबॉल मैचेस टीवी पर देखते हुए साथ मैगजीन पढ़ा, और बेला सबको जाकर डिस्टर्ब करती और इनका काम करने की बजाय बढ़ा देती। और रही बात राबिया बेगम की, तो वो लॉन में बैठकर स्वेटर बुनती रही। शाम में जब अब्दुल जब्बार साहब ने गार्डन की पूरी तरह निखार दिया तो असफरा सराहती नजरों से हमजा और अपने पापा की कारकर्दगी देखने लगी। तभी इसके कान मलिहा बेगम की चिल्लाकर अब्दुल जब्बार साहब को पुकारने की आवाज आई, जिस पर सब भागकर इनके पास गए, जो टीवी को हैरत से देख रही थी। जराए का कहना है कि इस आदमी का बुरी तरह कत्ल करके आधी रात को सड़क के दरमियान फेंका गया। असफरा की नजर जब डेड बॉडी पर पड़ी तो इसने रिपोर्टर को छोड़कर इसकी जानिब गहरी नजरों से देखा। ये तो मायशा के आदमियों में से एक है। असफरा ने वो रात याद करते हुए कहा जब मायशा अचानक से अपने आदमियों के साथ नमूदार हो गई थी। हाँ, इसी का है। दानिश ने इस आदमी की डेड बॉडी की जानिब देखते हुए कहा, जिसके दिल के मुकाम पर 3 गोलियां लगी हुई थी। ये स्नान आखिर कर क्या रहा है? क्या वो ये सब ऐसे हैंडल करेगा? अब्दुल जब्बार साहब ने गुस्से से कहा। ऑफिसर ने रात इस हादसे के बाद मुझे कॉल की थी, पूछ रहा था हम सब ठीक हैं, और साथ ये भी बता रहा था कि रहम का ध्यान हम लोगों से हटकर आजकल मायशा और इसके पापा को ढूंढने पर है, जो इससे छुपे हुए हैं। दानिश ने परेशानी से बताया। ऑफिसर को मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है। क्या अगर वो हमारे टाउन गया हो? तुम्हारे पेरेंट्स और दोस्तों का क्या? अब्दुल जब्बार साहब के अल्फाज पर दानिश अपनी सीट पर अनकंफर्टेबली शिफ्ट होने लगा। वहां मौजूद हर शख्स ठीक होगा, हमजा ने सुलगते हुए लहजे में कहा, मगर वो अपनी आंखों से अपने पेरेंट्स और फायका को कुछ हो जाने का खौफ नहीं छुपा पाया था। हम कुछ नहीं कर सकते अब्दुल जब्बार, सोचकर देखो वो एक क्रिमिनल है, कोई चांस नहीं है हम इससे उलझे। ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने दो, वो खुद ही देख लेगा। मलिहा बेगम ने काउच पर बैठते हुए कहा।
اس سے پہلے عبد الجبار صاحب کچھ کہتے ربیہ بیگم نے ٹی وی ریموٹ کی مدد سے بند کر دیا جو سویٹر بن رہی تھی، جس کی وجہ سے سبھی خاموش ہو گئے، جبکہ عبد الجبار صاحب غصے سے وہاں سے نکل گئے، جن کے پیچھے دانش بھی چلا گیا۔ ملیحہ بیگم اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور دانش بھی میگزین اٹھا کر ریڈ کرنے لگا۔ ماما کی بات ٹھیک ہے، مگر ارحم چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے نہ ڈھونڈ رہا ہو۔ آخر ارحم تمہارا کیا پلان ہے؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اسپنا خود سے بڑبڑاتی کب ایٹک میں پہنچ گئی اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ جگہ بیلا کی پسندیدہ تھی، وہ اکثر یہاں کر اپنا وقت گزارتی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو بیلا کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں ڈول پکڑے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی، جس کی پشت اسی کی جانب تھی۔ بیلا، اسرا کی پکار پر اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ جب کچھ نہیں بولی تو وہ اس کے قریب جا کر پوچھنے لگی، چونکہ بیلا کا چپ رہنا کسی اچھی بات کی علامت نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بیلا نے اپنا سر نیچے جھکا کر نرمی سے کہا تو اسپرا گھٹنوں کے بل نیچے کرسی کے سامنے بیٹھ گئی اور بیلا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں جانتی ہوں تمہیں کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، چلو جلدی سے بتاؤ وہ کیا ہے؟ اسپرا نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ ہمیں واپس سے کڈنیپ کر کے لے جائیں گے؟ اگر اسپرا اس کے بالکل قریب نہ بیٹھی ہوتی تو بیلا کی آواز میں کپاہٹ محسوس نہیں کر پاتی۔ اس کے سوال پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہیں میری جان، کوئی بھی تمہیں یا باقی گھر والوں کے کسی ممبر کو بھی اٹھا کر نہیں لے جائے گا، اسپرا نے پیار سے اس کے گال چلاتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں اس ٹیٹو مونسٹر نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہوگا، بیلا نم آنکھوں سے بولی تو اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا میں تمہیں آج ایک سیکرٹ بتاؤں؟ اسپرا نے اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کر کے سرگوشی نما کہا، جس پر بیلا کی آنکھیں چمکی۔ ہاں ہاں پلیز، وہ بھی اس کے کان میں سرگوشی نما بولی۔ تھوڑا اور قریب آؤ۔ اسپرا کی بات پر وہ اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا۔ اس کے الفاظ پر بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ سیریسلی؟ بیلا نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی سویٹ ہارٹ، یہاں تک کہ اس نے مجھے چاکلیٹس بھی لا کر دیں، اسپرا نے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ واو، پھر تو وہ سچ میں بہت اچھا ہے، بیلا نے تالی بجا کر چہکتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا اس کے گال چوم کر ہنسنے لگی۔ ہاں بہت اچھا ہے، اسپرا نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ تم دونوں یہاں ہو؟ رابعہ بیگم کے الفاظ پر دونوں نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی بیلا، تمہاری ماما تمہیں بلا رہی ہیں، جاؤ ان کے پاس ان کی بات سنو۔ ان کے کہنے پر بیلا جلدی سے کرسی سے اتر کر نیچے کی طرف بھاگی، جبکہ اسپرا نے اٹھ کر اپنی دادی کو اسمائل پاس کی جو اسے تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ دادی اماں، کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ اسپرا نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں آج بھی دانش سے محبت ہے لٹل پرنسس؟ ان کے اچانک سے اس سوال پر اسپرا نے شوق سے ان کی جانب دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے دادی اماں، یہ بھی کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ وہ ان سے زیادہ خود کے کانوں کو اپنی بات کا یقین دلانے لگی، مگر وہ مزید کچھ کہے سیڑھیاں اتر کر چلی گئی، جبکہ اسپرا حیرت اور پریشانی سے وہاں کھڑی رہی، مگر جلدی خود کو کمپس کر کے نیچے چلی گئی۔ لیکن دادی اماں کا سوال ساری شام اسے پریشان کرتا رہا۔ کیا مجھے اب بھی محبت ہے دانش سے؟ او مائی گاڈ، میں مانتی ہوں میری فیلنگز کچھ دیر کے لیے چھپ گئیں، وہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ میں اس سے بہت دور رہی ہوں۔ ایک دفعہ ہم واپس سے ساتھ وقت گزاریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اس بارے میں دانش سے بات کرنی چاہیے، وہ خود سے ہی بڑبڑانے لگی۔ ڈنر کے بعد وہ اس کے کمرے میں چلی گئی تاکہ کچھ بات ہو سکے۔ کیا ہوا ہے پری؟ اسرا کو اچانک سے اپنے کمرے میں دیکھ کر دانش پوچھنے لگا، جو اپنی ٹانگ پر تیل لگا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اسرا نے اس کے ہاتھ سے تیل پکڑ کر اس کے زخموں پر لگاتے ہوئے کہا۔ I think you don't need to babysit me. I can do it by myself. وہ تیل پکڑتے ہوئے بولا۔ Very funny. میں بس ہیلپ کر رہی تھی، وہ ابرو چکاتے ہوئے بولی اور واپس سے تیل پکڑ کر لگانے لگی۔ دانش، اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بولو جانم۔ دانش کے الفاظ پر اس کے ہاتھ پل بھر کو رکے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ دانش نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب میں واپس آ گئی ہوں، کیا سب کچھ بدل گیا ہے؟ اسپرا نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسا ہی ہے، بس
कुछ वक्त की बात है, सब अपने पुराने वक्त में आ जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? अस्परा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। मैं जानता हूं, जो कुछ भी हुआ, तुम अभी तक इन सब से बाहर नहीं आ पाई हो। तुम्हें वक्त की जरूरत है वापिस से इसी लाइफ में आने के लिए, और मैं तुम्हें वो वक्त दूंगा। हम दोनों अपने रिलेशन की जानिब छोटे छोटे कदम उठाएंगे। जब हम मुकम्मल इन सब से बाहर आ जाएंगे, मुझे यकीन है हम इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएंगे। दानिश ने हेडबोर्ड से पुश लगाते हुए कहा। अस्परा ने इससे इस जवाब की तवक्को नहीं की थी। इसे समझ नहीं आ रहा था अब वो आगे क्या बोले। मतलब अभी भी इसे उम्मीद है हम वापस से एक साथ हो जाएंगे? वो लब चबाते हुए खुद से बड़बड़ाई। अभी भी हर्ट होता है। अस्परा ने मसाज खत्म करते हुए जख्मों की जानिब इशारा करते हुए पूछा। नहीं, दानिश ने सुकून से आंखें बंद करते हुए कहा। पता नहीं ये ऑयल क्या है, यहां तक कि मुझे इसकी खुशबू भी समझ नहीं आ रही है। वो उठकर ऑयल साइड पर रखते हुए बोली। इट स्मेल लाइक गोल्ड सील टू मी, दानिश ने बताया। चलो, जब तक ये वर्क करता है मुझे इससे कोई इशू नहीं है। ओके स्वीट हार्ट, शुक्रिया इस मसाज के लिए। वो आंखें खोलते हुए बोला। ठीक है, फिर तुम सो जाओ, मैं भी जाती हूँ, गुड नाइट। वो कहकर कमरे से ही बाहर निकल आई। नींद तो इसे मुकम्मल तौर पर उठी हुई थी। इसने टैबलेट पकड़ा और गेम खेलने लगी। जब गेम खेल खेल कर भी थक गई तो टैबलेट पकड़े हुए ही गार्डन में आ गई। इसने एक नजर घर के अंदर देखा, जहां इंतहाई खामोशी थी और हर कोई सोया हुआ था। जब इसके दिल पर काबू नहीं रहा तो इसने गूगल पर अरहम का नाम सर्च किया ताकि एक नजर इसका चेहरा देख सके। बहुत सी तस्वीरें गूगल पर नजर आने लगी, मगर इसने वो तस्वीर खोल ली जहां वो इसके सर पर पिस्टल रखे खड़ा था। इसकी नजर में होटल वाला मंजर घूमा जब इन लोगों पर अचानक से हमला हो गया था। वो तस्वीर जूम करके चेहरा देखने लगी जहां इसकी आंखों में जुनून और सट महरी थी। मुझे हैरत है, मैंने तुम जैसे मॉन्स्टर के साथ 1 साल कैसे गुजार लिया और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट, बातों और पर्सनैलिटी में इस कदर खो जाती कि अपनी फैमिली को ही भूल जाती। डैम, तुम कितनी मेहनत कर रहे थे हम दोनों के एक हो जाएं, और दूसरी जानिब मैं इतनी ही मेहनत कर रही थी हम अलहदा हो जाएं। वो नम आंखों से इसके चेहरे को अपने हाथों में से छूते हुए बोली। अगर मैं वहां से भाग कर नहीं आती तो क्या पता तुम खुद मुझे मेरी फैमिली से मिलवा देते। तुम तो जानते भी नहीं थे, जैन ने मुझे मेरी फैमिली का बता दिया है। क्या पता तुम मुझे अचानक से इनसे मिलवाकर सरप्राइज देते। वो सोचते हुए कब रोने लगी इसे एहसास भी नहीं हुआ। सिंपल, यू कैच माई आईज, सो आई रियलाइज यू मस्ट बी इन माई आर्म्स। इसके जहन में अरहम के अल्फाज आसमाए जब वो इसे लेने इनके घर आया था। मुकम्मल लिबास में तुम और भी हसीन और दिलकश लगती हो। फिर इसके अल्फाज इसके जहन में गूंजने तो इसने नम आंखों से अपने कपड़ों की जानिब देखा जहां वो कैपरी और शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस थी। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी क्योंकि यहाँ वापस आकर जीन्स और शॉर्ट शर्ट में वो खुद को मुतमिन महसूस नहीं कर रही थी। तो इसने तानिया से बोलकर इमरजेंसी कुछ सूट सिलवाए थे। और हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे तो मेरी कौन हो तो बोल देना, यू आर माई वाइफ, माई फेस्टिव वुमन, जो शदीद किस्म की जिद्दी और पागल है। सवाल और बातें इस कदर करती है कि मेरे कानों से खून बहने लगता है। यकीन करो, लोग तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर तरस खाएंगे। इसकी बातें इसके जहन में हथौड़े की मानिद लगने लगी। जब इसे खुद को संभालना मुश्किल हो गया तो वो बेबसी से शिद्दत से रोने लगी। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मेरी फैमिली का क्या, मैं इन्हें बहुत मिस करती थी। मुझे ये सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और खुशियों भरी जिंदगी वापस से जीनी थी। वो इसकी तस्वीर खुद के सीने से लगाकर रोते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगी। ये कोई कहानियों वाली जिंदगी नहीं है कि जहां एक शख्स सब तबाह कर दे फिर भी इसके साथ खुशी खुशी रहा जाए। ये नॉर्मल जिंदगी है जहां हम ऐसे शख्स के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते जिसने आपको जबरदस्ती खुद के साथ रखा हो और जो माफिया की दुनिया का बादशाह हो। ये तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे साथ इतना अटैच हो गई कि तुम्हारा हंसना, बोलना, मुस्कुराना मुझे अपने तासुरात छोड़ने लगा। मुझे तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए जो एक क्रिमिनल है और इससे आसपास की सारी दुनिया डरती है। खूबसूरत रात और इस हसीन रात में बहते प्यारे से आंसू। वो जो खुद की जात से उलझ रही थी
अचानक से अपने पीछे दादी अम्मा की आवाज सुनकर वो जल्दी से सीधी होकर अपने आंसू साफ करने लगी। तुम रुक क्यों गई हो? तुम बैठकर रो सकती हो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो चेयर पर बैठकर सुकून से बोली, जिस पर अस्परा खामोशी से अपने आंसू साफ करने लगी। यू मिस हिम डोंट यू? उन्होंने नरमी से पूछा। यस 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 वेरी मच। अस्परा ने बेबसी से वापस से रोते हुए सच्चाई का मुजाहरा किया। तो फिर तुम इसके पास वापस क्यों नहीं चली जाती? उन्होंने आसमान की जानिब देखते हुए पूछा। आप नहीं समझती हैं दादी अम्मा, आप बिल्कुल नहीं समझती। वो अपने हाथ की पुछ से आंसू साफ करते हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुराई और सुकून से इसकी जानिब देखने लगी। हो सकता है मैं तुम्हें नहीं समझती, क्या तुम खुद अपने आप को समझती हो? इनके सवाल पर अस्परा की मुकम्मल तवज्जो खींची, जिस पर इसने नम आंखों के साथ ना में सर हिलाया तो वो सांस खींच कर रह गई। अपने दिल की सुनो डोरा, दिमाग की नहीं। वो इसकी जानिब देखते हुए बोली। मैं कैसे सुनूं दादी अम्मा दिल की? इसने जबरदस्ती मुझे खुद के पास रखा, इसने मेरे पेरेंट्स को किडनैप करवाया, इसने मुझसे मेरी नॉर्मल जिंदगी छीन ली। मैं कैसे इस दिल की सुन सकती हूँ दादी अम्मा, जो बस एक ही रट लगा बैठा है? जाओ इसके पास वापिस। अस्परा ने मुश्तिल होते हुए पूछा। तुमने कहा इसने जबरदस्ती तुम्हें अपने पास रखा हुआ था, फिर तुम क्यों वापिस इसी के पास जाना चाहती हो? उन्होंने पुरसुकून लहजे में पूछा, जिस पर अस्परा खामोश रही, क्योंकि वजह तो वो खुद भी नहीं जानती थी। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कैदियों वाला सलूक कभी रवा नहीं रखा गया। वो एक घर में बंद जरूर थे डोरा, लेकिन वो कैद होकर भी कैद नहीं थे। इस घर में इन्हें आराइश जिंदगी की हर सहूलत मुहैया थी। मानती हो इस बात को? हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन इसने जो किया वो गैर कानूनी है। वो अपने पापा के अल्फाज याद करते हुए बोली। हाँ मैं तुम्हारी बात से मुत्फिक हूं, लेकिन डोरा तुम देखती हो ना, लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इनका अपने एहसासात का इजहार करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। हमें कोई हक नहीं है दूसरों को इनके रहने के अंदाज से जज करने का। वो नरमी से अस्परा को समझाने लगी। तो आपके कहने का मतलब है वो सिर्फ अपनी इमोशन वाज़ेह कर रहा था? ये बिल्कुल बकवास है। वो चिढ़ते हुए बोली। यहां पर अगर कुछ बकवास है तो वो तुम्हारी सोच है, तुम सोचती ही बकवास तरीके से हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो खामोशी से अपनी कनपटियों पर हाथ रखकर इन्हें रगड़ने लगी, साथ सोचने लगी, आखिर दादी अम्मा कह क्या रही हैं? सोचो सोचो, जरा गहराई में जाकर सोचो। तुमने इसमें सिर्फ मॉन्स्टर को देखा है जो लोग देखते आए हैं, या तुमने इसकी जात में कुछ अलग, कुछ अनोखा और बहुत प्यारा भी देखा है? इनके कहने पर अस्परा अपना और अरहम का साथ गुजरा वक्त सोचने लगी। इस दुनिया में बहुत ज्यादा मोहब्बत है डोरा, लेकिन हमारे पास बहुत कम वक्त है इसे देखने का। वो चाहता तो तुम्हारे माँ बाप को इसी दिन कत्ल करके फेंक जाता, मगर इसने ऐसा नहीं किया, और ना ही तुम्हें बताया कि वो जिंदा हैं। वो बस चाहता था तुम इसकी जात को वैसे ही अपनाओ जैसा वो है। उन्होंने दरख्तों पर उड़ते जुगनू को देखते हुए कहा। लेकिन अगर मैं इसे वैसे अपनाना ना चाहूं जैसा वो है, और क्या अगर मैं इसे अपनाना ही ना चाहूं कभी, तो फिर क्या? अस्परा ने सवालिया नजरों से इनकी जानिब देखा। फिर तुम रात के इस पहर इसकी तस्वीर सीने से लगाए पागलों की तरह इसे सोचते हुए क्यों रो रही थी? उन्होंने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछा। डैम इट दादी माँ, प्लीज इसे मेरे लिए और मुश्किल मत बनाए, जब ये पहले ही बहुत ज्यादा है। अस्परा ने अपने बाल खींचते हुए तकलीफ और गुस्से के मिले जुले तरासरात में कहा, जिस पर उन्होंने कहका लगाया। दादी अम्मा, अस्परा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम अपने दिमाग से सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरी जान, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो मुस्कुराती हुई बोली। दादी अम्मा प्लीज। अस्परा ने इनकी गोद में सर रखते हुए कहा, तो वो इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। तुम्हारा दिल जो चाहता है वैसा करो, इस दिल की सुनो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए आसपास लोगों को क्या कहते हैं किसी की मत सुनो, बस वो करो जिस पर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरे, ना कि ये आंसू। वो इसकी आंखों से आंसू चुनते हुए कहने लगी। वो एक क्रिमिनल है, हर कोई इससे डरता है। अस्परा ने भीगे लहजे में कहा। इसके पास भी एक दिल है, ये कभी मत भूलना।
वो इसके चेहरे पर हाथ रखकर इसकी आंखों में देखते हुए बोली और फिर इसे खुद से दूर करके उठ गई। दादी अम्मा, जिंदा रहने के लिए लोगों की जानें लेता है वो। अस्फरा ने इनको आगे बढ़ते देखा तो एक और वजह दी जिस पर वो आहिस्तगी से पलटी। तुम ठीक कह रही हो, वो जिंदा रहने के लिए लोगों की जानें लेता है। अस्फरा ने सुकून भरा सांस खींचा। दादी अम्मा किसी बात पर तो मुतफिक हुई, मगर वो जिंदा रहने के लिए लोगों की जानें लेता है, जीने के लिए नहीं। तुम अच्छे से जानती हो डोरा, जिंदा रहने के लिए वजूहत बदली जा सकती है मगर जीने के लिए नहीं। इनकी इतनी गहरी बात पर वो सर थाम कर रह गई, फिर नजर उठाकर इनकी जानिब देखा जो तकरीबन घर में दाखिल होने लगी थी। और आखिरी बात, शौहर से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। इस बागसात ने निकाह के 2 बोल में मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, क्योंकि इस रब को ये रिश्ता बहुत प्यारा लगता है। वो ये कहकर को इसकी सोचों के भंवर में छोड़कर अंदर बढ़ गईं। 3 दिन मुसलसल बूढ़ी औरत के कहे के मुताबिक तेल लगाने के बाद वो लोग चौथे दिन वापस से इसके पास जाने के लिए घर से निकल गए। इस दफा दानिश इस हीलर के पास जाने के लिए बहुत पुरजोश था, क्योंकि इसने अपनी टांग में वाज़ेह तब्दीली महसूस की थी। अगर मैं 1 साल अरहम के पास नहीं रही होती तो मेरी भी ग्रेजुएशन हो जाती। पूरा 1 साल जाया गया है। रास्ते में वो जो खुद से ही बड़बड़ाने लगी थी, अचानक से इसके जहन में एक सवाल आ समाया। या खुदाया, मैं तो ये भी नहीं जानती इसकी उम्र क्या है। डैम इट, क्या उम्र होगी इसकी। 1 मिनट, वो मुझसे तो बुरा नहीं लगता, और अल्लाह का शुक्र है मैंने इसके सर में कोई सफेद बाल भी नहीं देखा। क्या अगर इसकी उम्र 30 हो तो वो मुझसे फिर 9 साल बड़ा होता है, मगर वो इस कदर हैंडसम है। 30 का तो नहीं लगता, जरूर 25 का होगा। हाँ, बस इतने का ही होगा। वो खिड़की से बाहर देखते हुए दिल ही दिल में सोचने लगी, इतनी ही उम्र है ना इसकी। आसमान की जानिब देखते हुए फिर से सोचने लगी। आगे से दादी अम्मा की बातों से ज्यादा अरहम की एज परेशान करने लगी। पहुंच गए हैं, चलो, दानिश ने इसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा तो वो होश की दुनिया में आए और फिर वो लोग गाड़ी से निकलकर हीलर के घर के सामने जा खड़े हुए, जिसका दरवाजा आज पहले से ही खुला हुआ था। अंदर आओ, अंदर आओ, हीलर ने खुशी से चहकते हुए कहा तो वो अंदर जाकर काउच पर बैठ गए। आज इसे क्या हुआ है भला? हमजा के कहने पर अस्मा ने जल्दी से अपने लब पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। तभी हीलर वापस आई और इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय के 3 कप थे, जो इन्होंने दानिश, अस्परा और हमजा के जाने बढ़ा दिए और खुद भी कुर्सी लेकर इधर ही बैठ गईं। मैं देख रही हूँ तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया है, हीलर ने दानिश की टांग की जानिब देखते हुए कहा। जी, मैंने किया है। मैंने सोचा भी नहीं था मैं वापस से अपनी टांग महसूस कर पाऊंगा, मगर मैंने की है, दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हीलर खामोश रही और शफकत से दानिश का कंधा थपथपाया। आपने ये कैसे किया? मतलब इस तेल में ऐसा भी क्या जादू था कि जो जदीद इलाज नहीं कर पाया इसने कर दिखाया? हमजा ने प्रोफेशनल तरीके से पूछा तो वो मुस्कुराने लगी। मैं एक सीधी सादी सी औरत हूँ, मुझे इन जदीद दौर की मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कुदरती जड़ी बूटियों पर यकीन रखती हूँ जो खालिस होती हैं, किसी भी मिलावट से पाक। वो दानिश की टांग का अपने हाथों से मुआयना करते हुए बताने लगी। ओके, लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ था, जिस चीज को डॉक्टर ने इनकार कर दिया था आपने कर दिखाया। मैंने पानी की बूटियों की जानिब देखते हुए कहा। हम लोग हमेशा छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बना लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। जहां तक मैं देख रही हूँ इस बच्चे के वापस चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रही बात तेल की, वो मैंने बहुत सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया था। ये बहुत पहले का बना हुआ है, मुझे अभी याद नहीं कौन कौन सी बूटियां ली थी। मैंने सारी तफसील एक किताब में लिखी हुई है जहां से पता चल जाएगा। अभी जो मुझे याद है नाम वो सर्स खुशबूदार सब्जी के हैं, बाकी कुछ याद नहीं। अगर तुम्हें जानना है तो मैं किताब ढूंढ लेती हूँ, वो हमजा की जानिब देखते हुए बोली। किताब छोड़ें, आई प्रॉमिस, आपने जो भी किया बहुत कमाल था, मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया। हमजा के बोलने से पहले दानिश मशकूर नजरों से इन्हें देखते हुए बोला। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी टांग देख ली है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। वो उठकर किचन में गई और वहां से काफी ज्यादा पत्ते लाकर दानिश के हाथ में थमाए। इन्हें क्रश करके अपनी टांग पर लगाना और साथ इसका सूप बनाकर दिन में एक बार लाजमी पीना, वो इसे हिदायत देने लगी। अगर मैं सच कहूं तो मेरे लिए अभी भी यकीन करना मुश्किल है,
اس کا علاج جڑی بوٹیوں اور پتوں سے ہو سکتا ہے۔ حمزہ کی بات پر اسپرا کا دل کیا اس کے منہ پر پنچ مارے۔ پتہ نہیں یہ لڑکا پنگے لیے بغیر کیوں نہیں رہ سکتا۔ خیر، جیسے تمہیں میری جڑی بوٹیوں پر یقین نہیں ہے، ویسے مجھے تمہاری جدید دور کی میڈیسن پر یقین نہیں۔ کسی انسان کے صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے وہ خود پر یقین کرے، اور یہ کر سکتا ہے، اور یہ یقین انسان خود پر بہت مشکل سے کرتا ہے۔ ہاں، مگر جب وہ ایک بار خود پر یقین حاصل کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ہیلر کی بات پر حمزہ اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ اسفرا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر خاموش رہنے کا کہا۔ تمہاری ٹانگیں کافی صحت مند اور مضبوط ہیں، تمہیں 3 ماہ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا واپس سے چلنے میں۔ جیسے کہ تمہارا آپریشن کامیاب ہوا تھا اسی لیے تمہاری ٹانگ جڑ چکی ہے۔ میں نے تمہیں جو تیل دیا تھا اس نے تمہارے مسلز اور ہڈیوں کو ٹارگٹ کرنا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں کافی درد ہوا ہوگا، اور مجھے یقین ہے۔ ہیلر نے دانش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ درد ناقابل برداشت تھا، دانش نے وہ رات یاد کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی ٹانگ اب محسوس کر سکتے ہو؟ انہوں نے اس کے جوائنٹ کو دباتے ہوئے پوچھا، جس سے وہ درد سے اپنے لب دانتوں میں دبانے لگے۔ جی، ہونے لگی ہے محسوس، وہ درد بھری آواز میں بولا۔ میں نے جو کہا ہے بالکل ویسا ہی کرو۔ ہاں، اپنی ٹانگ کی ایکسرسائز اور مساج روزانہ لازمی کرنا۔ اب تم لوگ 3 ماہ کے بعد میرے پاس آنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ اوکے، آپ کی فیس کیا ہے؟ حمزہ نے سوال کیا تو اسپرا اسے گھور کر رہ گئی۔ میں اس کے بارے میں تب بات کروں گی جب تم لوگ 3 ماہ بعد آؤ گے، وہ کہہ کر کپ اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اور ہاں، اگلی دفعہ جب آپ لوگ آؤ تو یہ ویل چیئر نہ ساتھ لانا، بہت گندگی ڈالتی ہے۔ جب وہ لوگ گھر کا دروازہ کراس کرنے لگے تو ہیلر کے الفاظ پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تو پھر یہ کیسے آئے گا؟ حمزہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ مائی سن، اسے تب ضرورت نہیں ہوگی اس کی، وہ اپنے قدموں پر چل کے آئے گا، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ تم چل کر ہی جاؤ گے؟ جب وہ لوگ گھر پہنچ گئے تو حمزہ چڑھتے ہوئے بولا۔ حمزہ، تمہیں ان کے ہنر پر شک ہے یا اپنے دوست پر یقین نہیں ہے؟ دانش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار، ظاہر سی بات ہے ان پر شک ہے، تجھ پر کیوں ہوگا؟ وہ کاؤچ پر بیلا کے برابر بیٹھتا ہوا بولا جو ٹی وی ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان کے علاج پر بھروسہ نہیں ہے، اور یہاں صرف ہم اپنا وقت پر بات کر رہے ہیں؟ دانش نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنے لب بیچ کر رہ گیا۔ تم جانتے ہو میرا ایسا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تم ویسا کرو جیسا ہیلر نے کہا ہے۔ اگر اس کے کہنے کے مطابق تم 3 ماہ میں ٹھیک ہو جاؤ تو پھر اور کیا چاہیے؟ مجھے بس ویسے ہی یہ جڑی بوٹیوں والا علاج ہضم نہیں ہو رہا، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ تم بچے مجھے سکون سے 2 پل سونے نہیں دو گے۔ جب ہیلر نے کہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو مطلب ٹھیک ہو جائے گا حمزہ، کیونکہ وہ ماہر ہیں ان سب میں۔ اور لاؤ بچے، یہ سارے پتے مجھے پکڑاؤ، میں کچن میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر انہیں بولنے کے بعد پتے لے کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ اوکے، میں بھی چلتا ہوں انکل کی کچھ مدد کرنے، پتہ نہیں کھیتوں میں کیا کر رہے ہوں گے، حمزہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ کارڈز کھیلیں؟ دانش نے اسپرا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کارڈز کی جانب اشارہ کیا۔ اوکے، آ جاؤ، اسپرا نے کندھے چکاتے ہوئے کہا تو دونوں صوفے پر بیٹھ کر کارڈز کھیلنے لگے۔ ایسے ہی کافی وقت انہوں نے کھیلتے ہنستے اور مذاق کرتے ہوئے گزارا۔ یہاں پر ایکسرسائز کلاسز ہوتی ہیں؟ دانش کے سوال پر اسپرا سوچنے لگی۔ ٹاؤن سے کوئی نہ کوئی ٹرینر لازمی مل جائے گا، میں ماما کو بولتی ہوں ارینج کروا دیں گی، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار، مجھے صبر ہی نہیں ہو رہا، دل کر رہا ہے یہ خبر اپنے پیرنٹس کو بھی دوں، وہ کارڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ابھی نہیں، ایک دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو اپنے قدموں پر چل کر جا کے اپنے گھر والوں کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ یقین کرو، ماموں ممانی کے لیے یہ دنیا کا بہترین سرپرائز ہوگا، اسپرا نے مشورہ دیا۔ واو، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ چلو آ جاؤ، ڈنر ریڈی ہے، ملیحہ بیگم نے لیونگ ایریا میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے ماما، آ رہے ہیں، اسپرا نے کہا تو پھر وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے جہاں ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ربیہ بیگم نے پتوں کا اچھا سا لیپ بنا کر دانش کو لگانے میں مدد کی، جس کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ نیند آنا تو اسپرا کے لیے مشکل ہی تھا، اسی لیے اس نے ساری رات ارحم کو سوچتے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ جیسے ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوا تو وہ فریش ہو کر لیونگ روم میں چلی گئی اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ جیسے اس نے نیوز لگائی، ہر اس پر قتل کی خبر گردش کرنے لگی۔ اسپرا نے چینل بدلا تو زبیر کی تصویر خبر پر گردش کرنے لگی کیونکہ اس نے پولیس کے آدمیوں کا قتل کیا تھا۔
अस्परा को वो हकीकत से ज्यादा टीवी में खौफनाक लगा। साथ ही इसके कान में रिपोर्टर के अल्फाज टकराने लगे कि इस दफा अरहम का डायरेक्टली इनकाउंटर करने का हुक्म जारी किया गया है। साथ ही स्नान की तस्वीर और इसका इंटरव्यू सामने आने लगा। वो किस कदर पर यकीन है कि चेयरमैन और मायशा की किडनैपिंग के पीछे भी अरहम का ही हाथ है और इस बार वो जिंदा नहीं बचेगा। अब इस सनान के अल्फाज पर अस्पना ने अपने दिल पर हाथ रखा जो धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। वो लोग कुछ भी कहें, जितना अरहम को वो जानती थी, ये इसको कत्ल करना तो दूर की बात है, इसकी इजाजत के बगैर इसके हाथ भी नहीं लगा सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा अरहम पाकिस्तान क्या लेने गया है, जबकि वो जानता होगा मैं वहां नहीं हूं। लेकिन ऑफिसर सनान को क्या लगता है वो अरहम को दानिश की फैमिली और मेरे फ्रेंड्स तक पहुंचने से रोक पाएगा? जबकि अरहम के पास एक पुरसुकून और शार्प जहन है जो इन तक इंतहाई सुकून से पहुंच जाएगा। एक बिल्कुल पागल ज़ुबैर है जो बगैर हिचकिचाए और डरे पुलिस की लाशें बिछाएगा, वो भी किसी किस्म का प्रूफ पीछे छोड़े बगैर। और एक तेज तर्रार अहमद है जो कहीं से भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। वो आराम से पता कर लेगा मैं कहाँ हूँ। आखिर में जोली टाइप अली जो मजाक मजाक में अगले बंदे की जान हलक से निकाल ले। तो ऑफिसर सनान, तुम मुझे बताओ, मैं और मेरे अपने कहाँ महफूज हैं? वो टीवी की जानिब देखते हुए इससे सवाल करने लगी। परी? हमजा की पुकार पर वो होश की दुनिया में आई और जल्दी से टीवी बंद कर दिया। तभी वो मुस्कुराता हुआ लिविंग एरिया में दाखिल हुआ जिसके हाथ में मोबाइल था। फाइका और फातिमा है। हमजा ने चिल्लाते हुए खुशी से सेल की जानिब इशारा किया तो वो मुस्कुराते हुए काउच से उठकर इसने भागकर सेल पकड़ा और कान को लगाया। साथ ही इसके कान में दूसरे रूम से दानिश के हमजा पर चीखने की आवाज आई जिसकी वजह से इसकी नींद खराब हो गई थी। ओ माय गॉड परी! फाइका की सुकून भरी आवाज सुनकर अस्परा की आंखें खुशी से नम होने लगी। आई मिस यू गाइज सो मच, आई एम रियली सॉरी। अस्परा को खुद भी नहीं पता था वो माफी क्यों मांग रही है, मगर एक साथ सारे एहसास इसके दिमाग और दिल पर छाने लगे थे। हमने भी तुम्हें बहुत याद किया परी, हम खुश हैं तुम ठीक हो और महफूज हो। हम तुमसे मिलना चाहती हैं मगर ऑफिसर ने कहा है हमें अभी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, इसी में बेहतरी है। फाइका के भीगे हुए लहजे में कहने पर अस्परा भी रोने लगी। कोई बात नहीं, एक दफा सब ठीक हो जाए हम वापस से मिलेंगे, अस्परा ने प्रॉमिस करते हुए कहा। तो तुम्हारी दादी अम्मा के पास रहना रिस्की नहीं है? फाइका ने नर्वस होते हुए पूछा। मैं नहीं जानती फाइका, ऑफिसर ने बोला ये महफूज जगह है जब तक सब ठीक ना हो जाए। ओके अब हमें जाना है, हमारे बारे में फिक्र मत करना, हम महफूज हैं। फातिमा की आवाज में परेशानी अस्परा को साफ महसूस हुई। हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है, हमारी फिक्र मत करना और वो जगह मत छोड़ना, फाइका ने कहा। मुझे इंतजार है हम लोगों के फिर से मिलने का। फातिमा के ये बोलते ही कॉल बंद हो गई बगैर बाय बोले। अस्परा को पता नहीं क्यों किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। एक सेकंड, अरहम जानता था मेरी दादी अम्मा मालफी कोस्ट में रहती हैं, जिसका मतलब एक दफा इसे यकीन हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो जरूर इधर आएगा। जैसा कि अभी यहाँ की सिक्योरिटी टाइट है तो वो जरूर साथ कोई और मंसूबा बनाएगा। इसी वक्त दानिश कमरे से बाहर आया तो अस्परा पथराई आंखों से इसे देखने लगी। साथ इसके जहन में अरहम और दानिश की मुलाकात आसमाई। अरहम के कुल्हाड़ी मारने पर दानिश का अजियत से रोना, चीखना और दर्द से चिल्लाना। डैम इट, इस दफा अरहम को मैं दानिश को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा अभी इसी वक्त, अस्परा बगैर सोचे समझे चिल्लाई। क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा है? हमजा ने इसके हाथ से मोबाइल पकड़कर हैरत से पूछा। वो इन लोगों के साथ है, मुझे महसूस हुआ है वो साथ है इनके, वो लोग वहां महफूज नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली तो हमजा का रंग पीला जर्द पड़ा। हम जानते थे वो तुम्हारे लिए आएगा अस्परा, ये कोई नई बात नहीं है, दानिश ने लंबा सांस खींचते हुए कहा। हाँ ऑफिसर सनान भी जानता था, इसीलिए हम लोग महफूज हैं, तुम परेशान ना हो, हमजा ने मोबाइल पॉकेट में रखते हुए कहा। गाइस तुम लोग समझ नहीं रहे, तुम लोगों ने अरहम को नहीं देखा, मैंने देखा है, वो कैसा है, अस्परा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अस्परा हम जानते हैं वो दुनिया का सबसे बेरहम हार्टलेस मॉन्स्टर है, दानिश ने इसकी जानिब देखते हुए सुकून से कहा। ऑफिसर सनान ने कहा, वो तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों की हिफाजत कर रहा है। ये कैसी हिफाजत कर रहा है वो? इसने तपे हुए लहजे में पूछा और साथ यहाँ वहां चलने लगी।
अस्परा रिलैक्स हो जाओ, हमजा ने परेशानी से कहा। तुम्हारा अपना दिमाग सेट है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा फाइका और फातिमा इसके पास हैं? अब इसे पता चल चुका है हम कहाँ हैं। वो यहाँ आएगा, वो आएगा। वो हलक के बल चिल्लाई। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली परेशान हो? मैं जब से दानिश के साथ यहाँ आया हूँ मेरा दिमाग पागल हो रहा है। हर पल हर लम्हा मेरे ज़हन में बस यही होता है, मेरे पेरेंट्स ठीक हो, फाइका ठीक हो। हमजा ने भी चिल्लाते हुए कहा। वो जब से यहाँ आया था अस्परा ने पहली बार इसे इतना परेशान और अंदर से टूटा हुआ देखा। मैं शुरू से ही जानता था वो इन लोगों के पीछे जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं दानिश के साथ यहाँ आया ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तुम अकेली इन सब से नहीं गुजर रही हो, हम सब भी शामिल हैं यहाँ। वह गुस्से से अस्परा की जानिब देखते हुए बोला। यहाँ पर क्या चल रहा है? मलिहा बेगम के सवाल पर सबने सीढ़ियों की जानिब देखा जहां दादी अम्मा, अब्दुल जब्बार साहब और बेला खड़े थे। कुछ नहीं, हमजा ने अस्परा से नजरें हटाए बगैर कहा। यहाँ पर कुछ तो चल रहा था बेटा, जैसे कि पहले अस्परा चिल्ला रही थी और फिर तुम। जब अब्दुल जब्बार साहब को किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो इन तीनों को ही घूरने लगे। दानिश क्या हुआ है? मलिहा ने पूछा तो दानिश ने बताया कि अभी फातिमा और फाइका की कॉल आई थी और अस्परा को लगता है इसके साथ अरहम भी है, जिस पर उन्होंने परेशानी से अब्दुल जब्बार साहब की जानिब देखा और फिर से सनान को कॉल करके इसे इन सब के बारे में बताएं। वो इन सब की जानिब देखते हुए बोली। वो क्या करेगा? वो खुद इस वक्त इटली में है, हमजा दांत पीसते हुए बोला। वो हमारी इकलौती उम्मीद है, मलिहा बेगम ने नम आंखों से कहा। अस्परा ने नजर उठाकर सबकी जानिब देखा। इनके चेहरों पर खौफ और वहशत देखकर इसका दिल तकलीफ से फटने लगा। मुश्किल से 10 दिन इसने इन्हें छोड़ा था, बस 10 दिन। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अभी इनके ऐसे चेहरे देखकर अस्परा का दिल डर से धड़कने लगा। जहां कल तक मुस्कुराहटें थी अब इस वक्त बेबसी थी। हमें यह जगह छोड़नी होगी, अब्दुल जब्बार साहब की आवाज खामोशी में गूंजी। सबका चुप रहना अपनी रजामंदी जाहिर कर रहा था, मगर अस्परा इनकी बात से मुतफिक नहीं थी। इसने बोलने के लिए अपने लब खोले मगर अल्फाज निकलना इनकारी होने लगे। वो इस बात को झुटला नहीं सकती थी कि इसने अरहम के साथ अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, और वो ना ही ये बात रद्द कर सकती थी कि वो इसके साथ जिंदा रहना नहीं अब जीना चाहती है। लेकिन वो ये भी नहीं भूल सकती थी कि जो इसने अरहम का पहला रूप देखा हुआ था वही आदमी जिसकी आंखें इंतहाई कोल्ड थी, जिसने बेला को बगैर रहम खाए गर्दन से दबोचकर हवा में उठाकर बेदर्दी से जमीन पर पटक दिया। जो भी जरूरी सामान चाहिए जाकर पैक कर लो। अब्दुल जब्बार साहब के अल्फाज पर वो होश की दुनिया में आई और आसपास देखने लगी जहां सब इधर उधर देख जाने लगे थे। अस्परा के जहन में अरहम का होटल वाला सीन घुमा जहां इसने बगैर डरे हमलावरों की लाशें बिछाई थी। वो दूसरों की जिंदगियों की परवाह नहीं करता था, यहाँ तक कि इसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। इसकी जिंदगी ही जाने लेने के इर्द गिर्द घूमती है, जो गैर कानूनी है और नॉर्मल जिंदगी से बहुत परे। वो चलता फिरता मॉन्स्टर है और मैं इंतहाई स्टूपिड थी जो इसको अपना बनाना चाहती थी। वो लब चबाते हुए सोचने लगी। परी बेटा तुम ठीक हो? मलिहा बेगम ने अस्परा के कंधे पर हाथ रखकर परेशानी से पूछा, जो न जाने किस दुनिया में मदहोश लगी। पापा ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अस्परा ने इनका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। हाँ जाओ अपना सामान पैक करो। वो नरमी से गोया हुई। नहीं मामा, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, अस्परा ने अपने जोर जोर से धड़कते दिल को काबू करते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने आप सबको पहले ही काफी हर्ट किया है, मजीद मेरी वजह से कोई आपको तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। वो इनकी जानिब देखते हुए बोली। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नासमझी से इसकी जानिब देखने लगी। अस्परा ने इनकी गहरी ब्राउन आंखों में देखा जो इस पल चमकती जब वो बहुत खुश होती, लेकिन अभी वो बिल्कुल मुरझाई और परेशान सी लग रही थी, जैसे किसी ने अचानक से सारे रंग छीन लिए हों। अब्दुल जब्बार साहब, अब्दुल जब्बार! उन्होंने तकलीफ से अपने शौहर को पुकारा तो अस्परा की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अपनी बेटी को समझाओ, हम इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा रहे।
जब अस्परा के पापा आ गए तो मलिहा बेगम ने इंतहाई गुस्से से नम आवाज में कहा, से इट, आई सेड से इट। जब वो खामोश रहे तो वो चीखने लगी, स्वीटहार्ट रिलैक्स हो जाओ प्लीज, हम में से कोई भी पीछे नहीं रहेगा, हम सब चलेंगे, प्लीज चुप हो जाओ। उन्होंने मलिहा बेगम को चुप करवाते हुए कहा, नहीं, इसने कहा है ये यहाँ रहेगी। मलिहा बेगम ने इनका हाथ अपने चेहरे से झटक कर रोते हुए कहा, अस्परा, मैं ये क्या सुन रहा हूं? उन्होंने सुर्खोती आंखों से इसकी जानिब देखते हुए पूछा। पापा, मेरे लिए खुद को तकलीफ पहुंचाना और लड़ना छोड़ दें प्लीज। वो तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक मुझे हासिल ना कर ले, इसीलिए मेरे लिए अपनी जाने मुश्किल में मत डालें। दूर चले जाएं मुझसे, दूर चले जाएं। अस्परा ने बेबसी से कहा, क्या फजूल बकवास कर रही हो? जाओ अपने कमरे में और पैकिंग करो। वो सुलगते हुए लहजे में बोले, नहीं पापा, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रही। आप सब मुझसे बहुत 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 दूर चले जाएं, बहुत ही ज्यादा दूर, जहां मेरा साया भी ना हो। अस्परा के मुंह से अल्फाज निकलने की देर थी, अब्दुल जब्बार साहब का हाथ उठा और उसके मुंह पर अपनी छाप छोड़ गया, जिससे वो सीधा जमीन पर गिरी और मुंह पर हाथ रखकर बेयकीनी से अपने पापा की जानिब बरसती आंखों से देखने लगी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया था। हर तरफ अब खामोशी छा गई थी और मलिहा के रोने में मजीद शिद्दत आ चुकी थी। पापा, बहुत मोहब्बत है ना आपको मुझसे, मैं जानती हूँ, मेरे पापा की जान बसती है मुझ में। वो फर्श पर बैठकर गाल पर हाथ रखते अजियत से रोते हुए बोलने लगी। अब्दुल जब्बार साहब की आंखों में आंसू देखकर इसका दिल लर्जा, मगर इसे खुद को मजबूत जाहिर करना था, इसीलिए अपने गाल पर उठती तकलीफ को नजरअंदाज करके वापस से बोलने लगी, हम इसे नहीं हरा सकते पापा, इसे कोई नहीं हरा सकता, ना ऑफिसर सनान, ना और कोई, पुलिस सारा का सारा इदारा, FBI, ना ही CBI। वो अपनी मौत के दरवाजे पर हर रोज खुद दस्तक देता है पापा, और इससे एक दफा बच भी गया, इसीलिए इसके लिए मुश्किल नहीं है बार बार बचना। हम इसे बजाते खुद चैलेंज नहीं करेंगे पापा, वो आपको मार देगा, यहां तक कि वो हर इस शख्स को खत्म कर देगा जो यहाँ मौजूद है। वो मेरे सारे अपनों को मार देगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। अस्परा ने सिसकते हुए आखिरी अल्फाज कहे तो अब्दुल जब्बार साहब ने आगे बढ़कर इसे अपने गले से लगाना चाहा, मगर वो 2 कदम दूर हो गई। परी, अपने पापा के अल्फाज में इतना दर्द महसूस करके इसका दिल तड़पने लगा। पापा, दानिश की तरफ देखें, इस लड़के के कुछ ख्वाब थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर आम इंसान के होते हैं, लेकिन देखें इसकी तरफ, व्हील चेयर पर मौजूद है ये, किसकी वजह से? मेरी वजह से। अस्परा ने दानिश की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो इसकी तरफ प्यार से देख रहा था। आप माँ बाप के तौर पर समझ सकते हैं मामू ममानी पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दरवाजे के सामने तकरीबन मुर्दा हालत में देखा होगा। अस्परा ने अपने हाथ की पुश से आंसू साफ करते हुए कहा, जो बहते ही जा रहे थे, और हमजा अपनी फियांसी और घर वालों को छोड़कर अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद के लिए दरबदर इसके साथ भटकता फिर रहा है। दूसरी तरफ फातिमा और फाइका मौत के मुंह में हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अस्परा ने अपनी शर्ट मुट्ठी में दबोचकर शिद्दत से रोते हुए कहा, मेरी जान, ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। उन्होंने कहकर इसकी जानिब कदम बढ़ाए, मगर अस्परा ने हाथ उठाकर इन्हें अपने करीब आने से मना कर दिया। बस करें पापा, अब बस भी कर दें, कितनी कुर्बानियां देंगे आप लोग, बस कर दें प्लीज, अब बस भी कर दें। अस्परा ने चीखते हुए कहा, मैं किसी को भी खोना नहीं चाहती हूँ, और इस दफा वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं जानती हूँ पापा। वो चलते हुए पीछे की जानिब जाने लगी, जिसकी वजह से इसकी कमर दीवार के साथ टकराई। इससे पहले वो जमीन पर ही गिर जाती, इसने दीवार पर हाथ रखकर सहारा लिया। मेरी जान, हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। अब्दुल जब्बार साहब ने आगे बढ़कर अस्परा का हाथ अपने हाथों में लेकर मजबूत लहजे में कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती अब मस्जिद कोई मेरे लिए लड़े पापा। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? रिलैक्स हो जाओ अस्परा, अंकल ठीक कह रहे हैं। दानिश ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, नहीं, तुम सब लोग क्यों नहीं समझ रहे? हम इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, प्लीज जाओ, आप सब जाओ, सब आप यहां से, मैं भीख मांगती हूँ आप लोगों से, चले जाओ यहां, मुझे अकेला छोड़कर।
वो बाकायदा गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज अस्परा, प्लीज मत करो ऐसा, मत करो। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। एक दफा मैं तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। तुम क्यों नहीं समझती हो? मलिहा बेगम ने हिचकियों के साथ रोते हुए कहा और फिर इसके सामने अपने हाथ भी जोड़ दिए, जो अस्परा ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने हाथों में लेकर चूम लिए। मुझे माफ कर दे मामा, मेरे पास बस यही एक रास्ता है। मैं इसका जुनून बन चुकी हूँ और वो तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक मुझे वापस से हासिल ना कर ले। अब तो वैसे भी इसकी बीवी हूं मैं। वो आप लोगों की जाने लेकर भी मुझे साथ ले जाएगा मामा। मुझ में ताकत नहीं है किसी को भी खोने की। वो बहुत जुनूनी इंसान है मामा। वो मुझे कब्र से भी निकाल कर खुद के पास ले जाएगा। वो इस कदर पागल है मेरे लिए। अस्परा, हम लोग समझते हैं, तुम भी तो हम सबको समझो। हम लोगों ने ये सब किया ताकि तुम्हें इसके चुंगल से बचा सकें, इसलिए प्लीज ये सब हम एक साथ ही खत्म करेंगे। हमजा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, अस्परा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। परी, प्लीज खुद को मेरे सीने से लगने दो। प्लीज मेरी जान, मैं तुम्हें खुद के सीने से लगाना चाहता हूँ। अपने पापा के अल्फाज सुनकर इसकी आंखों में आंसू रवानी से बहने लगे। खुद में मजीद ताकत नहीं रही तो वो वहां ही फर्श पर बैठती चली गई और अपना सर घुटनों में रखकर शिद्दत से रोने लगी। अब्दुल जब्बार साहब ने फर्श पर इसके बराबर बैठकर इसके गिर्द अपने बाजू हायल कर दिए तो वो इनके सीने पर सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगी। हम तुम्हें इस बार बगैर लड़े नहीं खोएंगे, बेशक फिर इसके लिए हम सबको अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब्दुल जब्बार साहब की बात पर असरा ने तड़प कर इनसे दूर हुई। बिल्कुल भी नहीं पापा, हरगिज नहीं। एक दफा आप सबने मेरे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, अब दोबारा नहीं, हरगिज नहीं। आप सबके सब लोग यहाँ से जा रहे हो, बात खत्म। अस्परा ने सबकी जानिब देखते हुए कहा। परी, नहीं पापा, इतने साल आप मेरी केयर करते आ रहे हो। इन सालों में मेरे रास्ते में जितनी भी मसाइब आए, आप हमेशा मेरे आगे सीना तान कर खड़े रहे हो, लेकिन मजीद नहीं। ये मेरी खुद की लड़ाई है पापा, प्लीज मुझे लड़ने दो। अस्परा ने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा। आई कांट लॉस यू। अब्दुल जब्बार साहब ने अपना और अस्परा का हाथ एक साथ जोड़ा हुआ देखकर आहिस्तगी से कहा। नहीं पापा, आप मुझे नहीं खोएंगे, प्लीज मुझे ये लड़ाई खुद ही लड़ने दें। मैं आपकी बेटी हूँ, लड़े बगैर हार नहीं मानूंगी। इसने अपना दूसरा हाथ अब्दुल जब्बार साहब के चेहरे पर रखकर इनकी आंखों में देखते हुए कहा, जहां आंसू निकलने के लिए बेताब हो रहे थे। वो ठीक कह रही है अब्दुल जब्बार। रबिया बेगम के कहने पर सबने पलटकर इनकी जानिब देखा, जो काउच के करीब बेला के पीछे ही खड़ी थी। इसे अपने के लिए खुद लड़ने दो, मुझे अपनी पोती पर पूरा भरोसा है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ये जब से वापस आई है इसका अंदाज बहुत पतला पतला सा है। वो जानती है इसके साथ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो इसे हर्ट नहीं करेगा, इसलिए जाने दो बेटा। वो इसे हर्ट नहीं करेगा? वो पूरा एक साल इसे टॉर्चर करता आया है, अब्दुल जब्बार साहब ने गुस्से से कहा। इसने नहीं किया है, पूछो अस्परा से। इनकी बात पर सबने झटके से अस्परा की जानिब देखा, जिसका सर शर्मिंदगी से झुक गया। क्या यह सच है परी? दानिश के पूछने पर अस्परा का सर मजीद नीचे की जानिब झुक गया। स्टार्ट में वो मेरे साथ भी मॉन्स्टर ही था, लेकिन बाद में सब बदल गया, वो लपचपाते हुए बोली। लेकिन ये चीज इसे बदल नहीं देगी, वो अस्परा को लाजमी हर्ट करेगा, जो ये इसे छोड़कर यहाँ आ गई थी। अब्दुल जब्बार साहब ने बहस की। मैं अस्परा के फैसले का एहतराम करता हूँ। दानिश के कहने पर अस्परा ने सरप्राइज होते इसकी जानिब देखा। दानिश, तुम ये क्या कह रहे हो? हमजा ने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। हम दोनों ने ही देखा था वो किस कदर टूटा बिखरा सा जमीन पर घुटनों के बल झुककर अस्परा के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ये इसके पास वापिस आ जाए, इस हालत में सबने देखी थी। और आज अस्परा भी कह रही है चीजें बदल गई थी, मतलब सब बदल गया है। दानिश ने नम आंखों से अस्परा की जानिब देखते हुए कहा। मुझे माफ कर दो। अस्परा कहना चाहती थी, इससे माफी मांगना चाहती थी कि वो इसके लिए अब वैसा महसूस नहीं करती जैसा पहले करती थी। वो कहना चाहती थी मुझे माफ कर दो, मैं खुद से भी झूठ नहीं कह रही कि हम दोनों वापस से एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी ये नामुमकिन है। मुझे तुम्हारी हालत पर हमदर्दी थी, केयर थी,
लेकिन मोहब्बत नहीं थी। मगर एक भी लफ्ज इसकी जुबान से अदा नहीं हुआ। अब्दुल जब्बार, तुम्हें अरहम पर यकीन नहीं है, मगर इस रब पर तो है ना? मानते हो ना जोड़ियां आसमान पर बनती हैं? अगर इस खुदा ने इन दोनों का नसीब साथ लिखा है तो फिर मैं और तुम मामूली से इंसान इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अस्परा इसकी बीवी है, बेशक शादी जैसे भी जिन भी हालात में हुई हो, शौहर है वो इसका। और याद रखो, एक बात, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अस्परा का फैसला इस रब पर ही छोड़ दो। राबिया बेगम ने इनका कंधा थपथपाकर कहा। चले अंकल, फिर चलते हैं, हमजा ने कहा। अब्दुल जब्बार, वादा करो अस्परा, तुम हमसे मिलोगी। मुझसे वादा करो परी, मैं अपनी बेटी को दोबारा से देखूंगा। उन्होंने मलिहा की आवाज को इग्नोर करके एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ, अस्परा ने यकीन से कहा। मुझसे वादा करो, तुम कभी इसे तुम्हारी रूह को जख्मी करने नहीं दोगी और तुम हमेशा अपने दिल की सुनोगी, बस इसके कहे के मुताबिक चलोगी। अब्दुल जब्बार साहब ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ पापा। उन्होंने इतनी मोहब्बत और शफकत से इसकी जानिब देखा कि इसका दिल किया वो इन्हें भी अपने पास ही रुकने का बोले। सारा दिन काम करते और एक अच्छा वालिद बनने की कोशिश में मैं भूल गया था कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। मुझे तुम पर यकीन है बेटा। उन्होंने नम आंखों से अस्परा का माथा चूमते हुए कहा और फिर इसका हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता इसके कदमों पर खड़ा किया। तो मलिहा बेगम ने आगे बढ़कर अस्परा को अपने सीने में भींच लिया। तो अब्दुल जब्बार साहब ने मलिहा की कमर के गिर्द बाजू हायल करके अपनी बेटी और बीवी को खुद के सीने में छुपाया। बेला, अब्दुल जब्बार ने पुकारा तो वह भाग कर आके जंप लगाकर इनके सीने से लग गई। इस तरह इन सब ने मिलकर एक फैमिली हग किया। कुछ देर बाद अलहदा होकर अस्परा ने दानिश की जानिब देखा जो इसे ही देख रहा था। दानिश, अस्परा इसकी जानिब बढ़ी। नहीं, मुझे गुड बाय हग मत करना, सिर्फ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जैसा कि तुम्हारे पापा ने बोला है, अपने दिल की पुकार हमेशा सुनते रहना। दानिश ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा जो इसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, जहां दर्द वाज़िया था। अगर वो बेलगाम शेर है तो तुम शेरनी हो, इसे अच्छे से लगाम डाल लेना। अस्परा जब हमजा की जानिब बढ़ी तो हमजा ने इसे साइड का हक करते हुए नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, राइट, चलो फिर हम सब चलते हैं। मियां बेगम ने अपनी आवाज को टूटने से बचाते हुए रखकर तकलीफ से कहा। ठीक है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? दानिश ने सवालिया नजरों से इनकी जानिब देखा। पाकिस्तान। मैं अपना घर बहुत मिस कर रहा हूँ, अब्दुल जब्बार साहब ने कहा। और हम वहां होगा और हम इसके साथ लड़ने नहीं जा रहे, ये बात साफ है। अब ये हमारी लड़ाई नहीं है। उन्होंने हमजा की बात काटते हुए कहा। इसका ये मतलब नहीं है वो हमारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। मैं पहले ही फातिमा और फायका को लेकर बहुत परेशान हूं। हमजा ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। वो अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, मैं मानती हूं, लेकिन आई डोंट थिंक ही विल स्टॉप डाउन हिज सेल्फ स्टेम। रबिया बेगम ने सबकी जानिब देखते हुए कहा। दादी माँ सही कह रही हैं, अरहम के लिए इसका गुरूर और इज्जत नफ्स दोनों ही बहुत जरूरी हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से इस पर आंच आए और इसे शर्म का सामना करना पड़े। वो तुम लोगों पर कभी हाथ नहीं उठाएगा जब इसे ये पता चलेगा तुम लोगों ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। वो सरेंडर कर देने पर पुश्त पर वार करने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो चैलेंज करके सीने पर वार करना जानता है। अस्मा ने सबकी तरफ देखते हुए अपनी दादी माँ की बात से हामी भरते हुए कहा। ठीक है, फिर हम निकलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा लूं। हमजा ये कहकर टिकट्स बुक करवाने लगा और बाकी सब इसकी जानिब देखने लगे। फ्लाइट 3 बजे की है, हमें अभी निकलना चाहिए। फिर कुछ देर बाद टिकट्स बुक करवाने के बाद वो बोला तो अब्दुल जब्बार साहब हाँ में सर हिलाकर अपने कमरे में सामान लेने चले गए, जबकि वो और दानिश भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। इनके जाने के बाद रबिया बेगम ने अपने कदम अस्परा की जानिब बढ़ाए। मैं भी आप दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़ जाती हूँ। निहा बेगम अस्परा का माथा चूमने के बाद बेला का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। चले, इस दफा कह दें कि मैंने सही फैसला किया है, अस्परा ने इनसे पूछा तो वो मुस्कुराने लगी। अगर ये सुनकर तुम्हें खुशी होगी तो ठीक है, कह देती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुमने अच्छा फैसला किया है।
इनकी बात पर असफरा ने अपनी आंखें घुमाई और फिर मुस्कुराने लगी। आपसे बातों में जीतना नामुमकिन है, वो मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हारा हौसला तोड़ना नामुमकिन है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, मैं सबका सभी देख सकती हूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी उम्मीद जीने की, और सबसे बढ़कर तुम्हारा इश्क। इसके लिए उन्होंने असफरा की जानिब देखते हुए कहा, मुझे इससे कोई इश्क विश्क नहीं है दादी अम्मा। असफरा ने जल्दी से कहा, कब तक खुद से भागोगी? वैसे मैं सोच रही हूँ कैसा समा होगा जब जुनून और इश्क आपस में टकराएंगे। इनकी बात पर असफरा के दिल की एक बीट मिस की। ऐसा कुछ नहीं है दादी अम्मा, वो यहाँ वहां देखते हुए बोली, और अरहम का आक्सिस की आंखों में घूमने लगा। अपने दिल की सुनो डोरा, अब तो सबने कह दिया है, इसकी सुन लो। उन्होंने शहादत की उंगली असफरा के दिल पर रखते हुए कहा, आई लव यू दादी माँ। असफरा ने गले लगाते हुए कहा, जिस पर उन्होंने इसकी कमर थपथपाई। तैयार हैं सब? अब्दुल जब्बार साहब ने नीचे आकर, जिनके हाथ में सामान था, इनके साथ मिलिया और बेला भी खड़े थे। तैयार हैं, हमजा और दानिश ने एक जबान में कहा। मेरा बैग किधर है? रबिया बेगम ने पूछा। ये वाला आपका बैग है, मलिहा बेगम ने अपने हाथ में मौजूद बैग की जानिब इशारा करते हुए कहा। ओके, फिर चलो निकलते हैं। अब्दुल जब्बार साहब ने असफरा को देखते हुए कहा, और फिर सब बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगे। बेला बार बार पलट कर असफरा की जानिब देखने लगी। वो रो नहीं रही थी, बस उदास और परेशान थी। बाकी सबने भी पलट कर नहीं देखा, क्योंकि इन्हें यकीन था अगर वो मुड़े तो जा नहीं पाएंगे। असफरा नम आंखों से मुस्कुराती दरवाजे पर खड़ी इन्हें गाड़ी में बैठते हुए देखने लगी। इसका दिल पुरसुकून था, क्योंकि इसके सब अपने महफूज थे। वो जानती थी अरहम इस बार इसे नहीं बख्शेगा, लेकिन इसके बावजूद वो पुर यकीन थी इसे वापस से अपना बनाने के लिए। इन लोगों के जाने के बाद असफरा ने अपने मोबाइल से फाइका के नंबर पर कॉल की। जैसे जैसे बेल जाने लगी, इसके दिल की धड़कन खौफ से बढ़ने लगी। हेलो परी, फाइका की आवाज गूंजी। इसे फोन पकड़ाओ फातिमा। असफरा की आवाज पर फोन की दूसरी जानिब कुछ पल खामोशी छाई। असफरा, मुझे समझ नहीं आया, किसे फोन दूं? फातिमा ने नर्वस होते हुए पूछा। अरहम को पकड़ाओ। ओह हेल, शी इज स्मार्ट। मैं अभी अरहम को बुलाता हूं। असफरा के कान में जुबैर का कहका और अल्फाज गूंजे। ये ठीक नहीं है। असफरा, तुम्हारे साथ क्या मसला है? फातिमा फौरी इस पर चिल्लाई। मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। असफरा नरमी से बोली। नहीं, तुम नहीं जानती। तुमने इसे सुन लिया है फातिमा, वो आ गया है। असफरा के कानों में फाइका की आवाज टकराई। आखिर अरहम कुछ कह क्यों नहीं रहा? इसने दिल ही दिल में सोचा और फिर महसूस किया इसकी धड़कनों और सांसों का शोर बहुत ज्यादा है। शायद वो वही सुनने में मसरूफ है। अरहम, असफरा ने नरमी से पुकारा, जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा तो असफरा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अरहम, मैं हूं असफरा। असफरा ने अपनी आंखों से आंसू खुश्क करते हुए कहा, जो गिरकर इसके गाल भिगोने लगे थे, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। मैं जानती हूं तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हो, और मैं ये भी जानती हूं जिस लम्हे मैं तुम्हारी बाहों में हुई तो मुझे नहीं बख्शोगे। जिस पर अरहम का कहकर इसके कानों से टकराया। उफ, कितना मिस किया मैंने तुम्हारा हंसना। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। आई नो यू फील patriotic दैट व्हाई आई एम वेटिंग हेयर फॉर यू। असफरा ने बेडशीट अपने हाथों में जकड़ते हुए कहा, लेकिन इसके बावजूद जब कोई जवाब नहीं आया तो इसका शिद्दत से दिल की अरहम की आवाज सुनने को किया। वो आवाज जो दूसरों के रोंगटे खड़े कर देती है, मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देती है। प्लीज मुझसे बात करो, इसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो कैसे भी इसकी आवाज सुनना चाहती थी। जिस पर अरहम वापस से मुस्कुराया। मिकारा। ओह अरहम, इसकी आवाज पर वो बेबसी से रोने लगी। Why are you crying this for? कितना मिस किया है मैंने तुम्हारा ये पुकारना, वो दिल में सोचते हुए शिद्दत से रोने लगी। अरहम, वो मुश्किल से ही बोल पाई। मिस मी ऑलरेडी। अरहम ने मजायका खेज मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए पूछा। मेरे पेरेंट्स और दोस्तों को हर्ट मत करना अरहम, प्लीज। मैंने इन्हें यहाँ से भेज दिया है,
इस घर में सिर्फ मैं हूँ, प्लीज इन्हें तकलीफ मत देना। अस्परा के अल्फाज पर अरहम ने खुश्क सा कहका लगाया। ओह, तो ये प्लान बनाया है मिस्टर ऑफिसर ने मुझे पकड़ने का, तुम्हें इस्तेमाल करके? अरहम ने संजीदगी और गुस्से के मिले जुले तासरात में पूछा। नहीं, ये कोई प्लान या जाल नहीं है, मुझे बस एहसास हो गया है, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं भाग सकती। अस्परा ने सच्चाई का मुजाहरा किया। सही कहा अस्परा, तुम मुझसे कभी दूर नहीं भाग सकती हो, वो भी तब जब तुम मेरी बीवी हो। खैर, तुम्हें कोई आइडिया है मुझे कैसा महसूस हुआ जब तुम मुझे छोड़कर चली गई? नहीं, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई अस्परा? मैं तुम्हारे लिए घुटनों के बल झुका और अपनी बाहें खोल दी, तुम क्यों इनमें आकर नहीं समाई बेबी? अरहम की तकलीफ से भरी आवाज इसकी समातों से टकराई। साथ ही अरहम के साथ सारे पल गुजरे हुए इसकी आंखों के सामने घूमने लगे। मुझे माफ कर दो अरहम, लेकिन मुझे अपनी फैमिली से मिलना था। और दानिश? दानिश? अरहम इसके अल्फाज काटते हुए गुस्से से चिल्लाया, जिस पर अस्परा आंखें बंद कर गई। मुझे इसी दिन इसे मार देना चाहिए था। अरहम, अस्परा ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन फिक्र मत करो, इस दफा जान से ही मार दूंगा इसे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अरहम के अल्फाज पर अस्परा कुछ पल खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी अरहम को गुस्सा दिलाना काफी महंगा पड़ सकता है। सच्चाई ये है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आई मिस्ड seeing in your eyes, I missed your smile, your laughs, everything of you। और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, ये ऊंची आवाज में कहते हुए। अरहम, I miss you a lot। अस्परा ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, जिस पर दूसरी जानिब कुछ देर खामोशी रही। I am coming for you। अरहम ये कहकर कॉल बंद कर गया। या अल्लाह, प्लीज मुझे मेरे फैसले पर पछतावा ना होने देना। कॉल बंद होने के बाद वो सर थाम कर कहने लगी और फिर उठकर यहाँ वहां देखने लगी। खाली घर देखकर इसकी आंखें भीगने लगी। मिसिंग यू एवरीवन। मेरी वजह से अब से आप लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। वो अपनी आंखें खुश्क करते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो जानती थी अरहम देर रात को या फिर कल ही यहाँ पहुंचेगा। फाइका ने फौरी अस्परा को कॉल करके इन्फॉर्म किया। जैसे ही अरहम लोग वहां से निकल गए, इसकी बात सुनकर अस्परा के दिल को सुकून पहुंचा। शुक्र है वो दोनों ठीक हैं। वैसे हैरत है, पुलिस बाहर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इनके घर में घुस गए और इन्हें कानो कान खबर भी नहीं हुई। अस्परा लब चबाते हुए कहती किचन में दाखिल हुई ताकि कुछ खा सके, क्योंकि ना इसने नाश्ता किया था और ना ही लंच, और अब काफी रात हो रही थी और इसे भूख महसूस होने लगी थी। वहां जाकर इसने सैंडविच बनाया और स्टूल पर बैठकर खाने लगी। जब वो खाकर फारिग हुई तो लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगी, साथ अपनी फैमिली और अरहम को सोचने लगी। तब इसकी तवज्जो बजते हुए मोबाइल ने खींची, मगर ऑफिसर सनान का नाम देखकर अस्परा ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि वो समझ गई थी दानिश ने लाजमी ऑफिसर को न्यूज दे दी होगी और वो इस वक्त इन सब के लिए तैयार नहीं थी। अस्परा बेशक कॉल उठाए या ना उठाए, इसे पता था सनान एक ऑफिसर है और इसका मकसद है अरहम को खत्म करना, जो कि ऑफिसर होने के नाते इसका फर्ज है कि क्रिमिनल्स को मारना। वो बस इतनी उम्मीद रख रही थी कि बस अरहम वहां इसके पास जल्दी आ जाए। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा आपको ये नावल कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।